नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी लोगों ने एक न्यूज़ काफ़ी सुना होगा। अभी रिसेंटली ये बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है कि भारत का रूपी बहुत तेज़ी से डेप्रिशिएट कर रहा है, यानी उसका वैल्यू बहुत तेज़ी से गिर रहा है और 80 रुपीज़ $1 के बराबर हो गया है। सो ये पूरा न्यूज़ क्या है हम समझेंगे, हम जानेंगे कि डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी होता क्या है और इसका आम जनजीवन के ऊपर भी क्या असर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये बताया है कि क्या इसके रीज़न है, वो सारी चीज़ों को भी हम समझेंगे। तो न्यूज़ है कि इंडिया का जो रूपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी उसका वैल्यू बहुत तेज़ी से गिरा है और ऑल टाइम लो एक्सचेंज रेट लो वैल्यू पर ये गया है। इट इज़ 80 रुपीज़ पर डॉलर, राइट। सो इस न्यूज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं, चलिए आगे बढ़े। न्यूज़ जैसे आप सभी ने हर जगह ये न्यूज़ को देखा होगा कि इंडियन रुपी बहुत तेज़ी से डेप्रिशिएट हुआ है। अब क्या रीज़न है इस डेप्रिसिएशन का, और इसके असर क्या होंगे, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये मिंट का आर्टिकल आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि फॉरेन फंड का आउटफ्लो इज़ एक्चुअली द मेजर रीज़न फॉर द इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन का, फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। अब आखिर है क्या इसकी स्टोरी, देखिए। अगर आप देखेंगे दिसंबर 2018 से लगातार इंडिया की रुपीस डेप्रिशिएट ही हो रही है। कभी कभार ग्रेजुअली थोड़ा इंक्रीज भी हुआ है इसका, अदरवाइज हमेशा इसका वैल्यू डिक्रीज ही हुआ है। दिसंबर 2018 में $1 69.79 रुपीस के बराबर था। दिसंबर 2021 में अगर देखा जाए तो ये $1 वॉज इक्वल टू 74 रुपीज 74.30 रुपी के बराबर था। और अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय $1 इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। सो अगर लास्ट 6-7 मंथ में देखेंगे तो ये 6 रुपया का लगभग इसमें डेप्रिसिएशन आया है। अब आखिर है क्या ये डेप्रिसिएशन, आखिर क्यों हुआ और इसके क्या रीज़न है, वो चलिए देखते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने ये रीज़न को क्लैरिफाई किया है कि दीज आर एक्चुअली द रीज़न फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था, शॉर्टेज ऑफ मिनी सप्लाईज हो गया, बहुत सारे गुड्स का सप्लाई रशिया और यूक्रेन से जो होता है वो कम हो गया। और जैसे उस गुड्स का शॉर्टेज हुआ तो उन गुड्स का, उन मटेरियल्स का प्राइस बहुत इंक्रीज हुआ। अब प्राइस इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि अब उसको पे करने के लिए रुपीस का, डॉलर का डिमांड बढ़ गया। तो डॉलर का डिमांड बढ़ने की वजह से जहां पर भी दूसरी इकोनॉमी में डॉलर था वो डॉलर वहां से फ्लो होकर इन गुड्स का, जो रशिया और यूक्रेन से गुड्स आ रहे हैं उन गुड्स के ऊपर ये ज़्यादा डॉलर बढ़ना शुरू हो गया, बिकॉज वहां से आने वाले जो भी कमोडिटीज़ थे उनके प्राइस इंक्रीज हो गए। इसके अलावा आपको पता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस भी इंक्रीज हुआ। अब क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो गया है ग्लोबल मार्केट में, तो अब वहां पर पेमेंट डॉलर का ज़्यादा होगा। तो अब इमेजिन करिए कि सऊदी अरेबिया यहाँ से अब क्रूड ऑयल लेना है तो वहां पर अब डॉलर का पेमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे दुनिया की सारी इकोनॉमी अब सऊदी अरेबिया को डॉलर ज़्यादा देगी, तो हर एक इकोनॉमी में डॉलर का शॉर्टेज हो जाएगा, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी में डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है। प्राइस वहाँ पर क्रूड ऑयल का बढ़ने की वजह से एंड रशिया यूक्रेन वॉर के बढ़ने की वजह से। इसके अलावा एक टाइटनिंग ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन, स्पेशली अमेरिका को यहाँ पर कोट किया जा रहा है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको टाइटन किया जा रहा है। और गवर्नमेंट के कई मेजर्स की वजह से जो उनके डॉलर्स है, बेसिकली वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर ज़्यादा शो किया जा रहा है। हैंस जितनी भी डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट बाहर की दूसरी इकोनॉमी में हुआ था, वहाँ से अब इन्वेस्टर्स पैसे को विड्रॉ करके अमेरिका में वापस इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यानी एक तरीके से जो है ना, पुलिंग ऑफ डॉलर किया जा रहा है बाय द अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट बैंक के थ्रू। अब इन सारे चीज़ों का असर क्या है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज 3 रीजन हो रहा क्या है कि डॉलर का डिमांड इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज कॉमोडिटी अब सारे महंगे हो गए। अब वो कॉमोडिटी को पेमेंट तो आपको डॉलर में करना होता था, तो अब डॉलर का डिमांड इंक्रीज हो गया। क्रूड ऑयल खरीदने के लिए भी हम, क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हुआ तो अब इसको भी प्राइस पेमेंट किया जाता है डॉलर में, हेंस डॉलर का फिर डिमांड इंक्रीज हो गया। इसके अलावा अमेरिका क्या कर रहा है, डॉलर को अट्रैक्ट कर रहा है,
पूरा डॉलर इसके पास अट्रैक्ट हो रहा है, तो दूसरी इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे तो डॉलर यहाँ से फ्लो करके बाहर जा रहा है। तो हर जैसे डॉलर दूसरी इकोनॉमी से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर डॉलर का शॉर्टेज हो जाएगा, और डॉलर के शॉर्टेज होने की वजह से डॉलर का फिर डिमांड इंक्रीज होता है। तो डॉलर की इंक्रीजिंग डिमांड है, डॉलर का डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और ये डॉलर का डिमांड बाहर की इकोनॉमी में इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है कि इंडियन इकोनॉमी से डॉलर पूरी तेजी से बाहर निकल गया। अमेरिका में डॉलर का डिमांड है तो इंडिया की इकोनॉमी से डॉलर निकला और अमेरिका की तरफ भागने लगा, राइट। सो अब इस वजह से, और याद रखिएगा ये सिर्फ इंडियन इकोनॉमी का केस नहीं है, ये हर एक बहुत सारी इकोनॉमी में ये सेम सिचुएशन फेस किया जा रहा है। सिमिलरली अगर आप पॉन्ड को देखेंगे तो इवन जो ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग है उसका भी वैल्यू बहुत तेजी से डिप्रिशिएट हुआ, यूरो का डिप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि वहाँ हर एक जगह से डॉलर निकल के फ्लो कर रहा है अमेरिका की तरफ, अमेरिका की गवर्नमेंट का ये जो टाइटनिंग मेजर्स है उसके वजह से। अब जैसे डॉलर का आउटफ्लो इंडियन इकोनॉमी से हो रहा है, इससे हो रहा क्या है, इंडियन इकोनॉमी में डॉलर का शॉर्टेज हो गया, और जब डॉलर इंडिया से जाता है तो उसी टाइम पर रुपी का सप्लाई इंडिया में बढ़ेगा। आपको बाय द वे आपको ये पता होगा कि समझिए किसी भी इकोनॉमी में डॉलर का इनफ्लो होगा, राइट। समझिए बिल गेट्स हैं, ये $100 लेकर इंडिया आते हैं, बोलते हैं कि मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो ये यहाँ पर समझिए एंट्री गेट के उधर आरबीआई बैठा हुआ है, आरबीआई इनको बोलता है कि आपको इन्वेस्टमेंट तो यहाँ रुपी में करना होगा, तो ये आते हैं और डॉलर इनको आरबीआई को दे देते हैं $100, और $100 के रिटर्न में वो उतना ही वैल्यू का रुपी लेते हैं और रुपी कलेक्ट करके वो इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जब उनको वापस डॉलर अपने अमेरिका में चाहिए तो वो क्या करते हैं, ये रुपी आरबीआई को दे देते हैं, और डॉलर अब आरबीआई से लेकर वापस चले जाएंगे और वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर देंगे अपने अमेरिका में, ठीक है। सो इससे क्या होता है, जब कभी भी डॉलर का शॉर्टेज होगा, जैसे इंडियन इकोनॉमी में डॉलर का शॉर्टेज होगा, तो कंपेरेटिवली एट द सेम टाइम मनी का सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए जिस चीज का शॉर्टेज होगा उसी का तो वैल्यू इंक्रीज होगा, और वैल्यू इंक्रीज होने को ही एप्रिसिएशन बोलते हैं, वैल्यू एप्रिशिएट कर रहा है, और जिसकी सप्लाई बढ़ जाएगी उसका वैल्यू डेप्रिशिएट होगा, यानी वैल्यू डिक्रीज होगा। तो वैल्यू ऑफ रुपीज डिप्रिशिएट हो रहा है आपके डॉलर के कंपैरिजन में, और जब ऐसा होता है तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले $1 वॉज इक्वल टू 74 रुपीज, अब $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, एक्सचेंज रेट बढ़ गया, और जैसे जैसे ये एक्सचेंज रेट बढ़ेगा इसका मतलब वैल्यू ऑफ रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, रुपीज का वैल्यू कम हो गया। सो ग्लोबल फैक्टर क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस एंड टाइटनिंग ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन स्पेशली यूएसए का, इसलिए ग्लोबल मार्केट में डॉलर का डिमांड इंक्रीज हो रहा है, और बिकॉज डॉलर का डिमांड वहां पर इंक्रीज हो रहा है तो जितनी भी दूसरी इकोनॉमी है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से डॉलर आउटफ्लो कर रहा है, और जैसे आउटफ्लो करेगा तो इंडियन इकोनॉमी में डॉलर का शॉर्टेज होता है, और कंपेरेटिवली एट द सेम टाइम रुपी का सप्लाई बढ़ जाएगा, जिसका शॉर्टेज उसका वैल्यू बढ़ जाता है, जिसका सप्लाई बढ़ेगा यानी रुपी का सप्लाई बढ़ता है तो रुपी का वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाता है, और इसी को कहते हैं एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाना है, इसी से एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आखिर एक्सचेंज रेट बढ़ने का इफेक्ट क्या है, इससे होता क्या है। देखिए जब कभी भी एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, यानी $1, जस्ट सेकेंड, $1 वॉज इक्वल टू 74 रुपीज, अब $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि इंपोर्ट अब कॉस्टली हो जाएगा। पहले आपको $1 का सामान इंपोर्ट करना था तो आप 74 रुपीज देते थे, अब $1 के बराबर का सामान अगर इंपोर्ट करना है तो 80 रुपीज हमें देना पड़ेगा, तो अब हमारा जो भी इंपोर्ट होगा वो कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। प्लस आउटवर्ड ट्रेवल,
पहले समझिए आपको बाहर कहीं आप ट्रैवल करना चाहते थे तो उसके लिए आपका खर्च $1 का होने वाला था, तो आपको इंडिया का 74 रुपीज़ अगर आपके यहाँ पर है तो आप चलिए $1 रिटर्न में लीजिए उसके अगेंस्ट में और जाइए और बाहर घूम के आ जाइए। अब आपको बाहर घूमने के लिए 80 रुपये का ज़रूरत लगेगा। तो यानी आउटवर्ड ट्रैवल, बाहर अगर आप टूरिज्म के पर्पज से जाना चाहते हैं, एजुकेशन पर्पज से जाना चाहते हैं, किसी भी पर्पज से अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो अब वो चीज़ आपके लिए महंगी हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी, ठीक है। प्लस बाहर इन्वेस्टमेंट अब आपके लिए महंगा। पहले अगर आप समझिए कहीं पर बाहर $1 इन्वेस्ट करना चाहते थे तो आपके पास 74 रुपीज़ था, आप रिटर्न में $1 लेते थे और $1 जाकर इन्वेस्ट कर देते थे। अब आपको $1 इन्वेस्ट करने के लिए 80 रुपीज़ की जरूरत पड़ेगी। 80 रुपीज़ होगा तो 80 रुपीज़ आप देंगे और एक्सचेंज में आप $1 लेंगे और जाकर बाहर इन्वेस्ट करेंगे। तो अब इन्वेस्टमेंट, बाहर इन्वेस्ट करना महंगा हो जाएगा। देन प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, आपको पता है हमें बहुत सारा इंटरेस्ट पेमेंट बाहर करना पड़ता है और वो जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो डॉलर में होता है। तो यानी फॉर एग्जांपल IMF को हमने क्या रखा है कि हर महीने हम $1 आपको इंटरेस्ट पेमेंट देंगे। मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। तो पहले $1 का इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें 74 रुपीज़ की जरूरत होती थी। 74 रुपीज़ में एक्सचेंज में आप $1 लीजिए और उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर दीजिए। अब वही इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए 80 रुपीज़ की जरूरत पड़ेगी। यानी इंटरेस्ट पेमेंट जो आउटसाइड हमें बाहर इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है वो सारा चीज़ अब हमारे लिए महंगा हो जाएगा। अब इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, तो देखिए क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है हम माल बाहर बेच रहे हैं। तो फॉरेन कंट्रीज वाले लोग जब हमसे माल लेते थे तो उन लोगों को कैसा पेमेंट करना पड़ता था, तो उन लोगों को पेमेंट करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल इंडिया में एक प्रोडक्ट है 74 रुपीज़ का, तो 74 रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीदने के लिए उन्हें $1 देना पड़ता था। अब प्रोडक्ट का भाव तो 74 ही है ना, और 74 के कंपैरिजन में अगर 74 रुपीज़ का वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो $1 अब थोड़ी देंगे। $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, तो अब उन्हें $1 से कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो उनके लिए इंडियन प्रोडक्ट खरीदना चीपर हो जाएगा, इसीलिए इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो इससे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है, इससे इनवर्ड टूरिज्म बढ़ जाएगा। पहले उन लोग $1 लेकर आते थे, रिटर्न में यहाँ पर उन्हें यानी एक्सचेंज में 74 रुपीज़ मिलता था और 74 रुपीज़ से जितना घूमना है घूम लो। अब उन लोग $1 लेकर आएंगे, उन्हें 80 रुपीज़ मिलेगा और 80 रुपीज़ में अब जितना घूमो तो 6 रुपया ज़्यादा मिल गया, ज़्यादा घूमेंगे, ज़्यादा कुछ खा सकते हैं। तो यानी यहाँ पर अब इनवर्ड टूरिज्म पॉजिटिव जाएगा, यानी इनवर्ड टूरिज्म अच्छा रहेगा, टूरिज्म बढ़ सकती है। प्लस इन्वेस्टमेंट, पहले बिल गेट्स $1 लाते थे तो उनको 74 रुपीज़ मिलता था फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब वो $1 ही लाएंगे लेकिन रिटर्न में उन्हें 80 रुपीज़ मिलेगा और वो 80 रुपीज़ इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब क्या इससे इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकता है लेकिन इन प्रैक्टिस में अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज एक्चुअली में होता नहीं है। भले आपको लगेगा कि एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से अब बिल गेट्स को इन्वेस्ट करना तो बहुत आसान है। समझिए लास्ट मंथ अगर बिल गेट्स $1 लेकर आते तो उन्हें 74 रुपीज़ एक्सचेंज में मिलता फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। बट अब अगर वो $1 लेकर आएंगे तो उन्हें 80 रुपीज़ मिलेगा फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, राइट। तो ये तो बिल गेट्स के फायदेमंद का है, तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ये होता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ता नहीं है। क्यों? बिकॉज बिल गेट यहाँ से प्रॉफिट लेकर वापस जाना ये उनका कैलकुलेशन है। वो ये देखते हैं कि यहाँ से मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा। समझिए आफ्टर 1 मंथ ऑफ वर्किंग और इन्वेस्टमेंट के बाद में उन्हें 74 रुपीज़ मिला, राइट। तो अब वो 74 रुपीज़ जब वापस इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट अपनी मार्केट में या अपने देश में लेकर जाना चाहते थे तो 74 रुपीज़ वॉज $1, तो उनको $1 मिलता था। लेकिन अभी भी उनका प्रॉफिट 74 रुपीज़ है लेकिन $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। तो अब वो 74 रुपीज़ को रिटर्न करवाएंगे तो यहाँ पर $1 नहीं मिलेगा उनको रिटर्न में, यानी एक्सचेंज में $1 से कम मिलेगा फॉर टेकिंग बैक इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट टू हिज ओन कंट्री। सो यानी अब इन्वेस्टमेंट वैसे अगर डायरेक्टली लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन अगर रिटर्न लेकर जाने के प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है।
इसीलिए कई बार देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखने के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट ये टाइम पर नहीं होता है। इसीलिए गवर्नमेंट के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। गवर्नमेंट के लिए कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है? देखिए, इन्वेस्टमेंट होता नहीं है बिकॉज इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे देखता है तो उसको लगता है कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा नहीं, मुझे तो अल्टीमेटली अपने अमेरिका में पैसा लेकर जाना है, तो यहाँ पर 74 रुपीज़ हो रहा है, तो पहले मुझे $1 उसके रिटर्न में मिलता था, अब $1 से कम मिलेगा, तो प्रॉफिट मेरा अल्टीमेटली मेरे घर में प्रॉफिट इंजॉय करने के लिए कम बचेगा, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट कई बार कम हो जाता है। ठीक है, देन इंडिया के लिए कॉज ऑफ कंसर्न क्या है? तो देखिए, आपको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी एक्सपोर्ट बहुत नहीं करती है, तो ये भले ही एक पॉजिटिव साइन है कि एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है, लेकिन हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, तो इसके लिए यहाँ से हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट रीप आउट नहीं कर पाते हैं। ऑल्सो टूरिज्म को इंडिया प्रमोट कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल इतना नहीं है। टूरिज्म में पॉजिटिव चेंज आएगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो कॉन्स है वो कॉन्स इतने ज़्यादा है कि इसको कॉम्पनसेट कर देगा या फिर इसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा दिखेगा नहीं। अब कॉन्स क्या है? तो देखिए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट की इस समय बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। सेकेंड, इंडिया बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करता है, खासतौर पे क्रूड ऑयल जैसे चीज़ों को इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल अब महंगा हो जाएगा, राइट? वैसे भी ग्लोबल मार्केट में वो महंगा है, लेकिन यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज रेट अगेन वो हमें महंगा पड़ेगा, और क्रूड ऑयल महंगा पड़ने की वजह से सारे के सारे सामान, एवरीडे यूज वाले सामान महंगी हो जाएगी, यानी इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। एक तो इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ मनी सप्लाई इंक्रीज होने से, रुपीज़ का सप्लाई इंक्रीज होने से भी इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन अगेन बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट भी इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ जाएगा, राइट? हमारे बहुत सारे लोग बाहर एजुकेशन पर्पज से या जॉब पर्पज से बाहर ट्रैवल करते हैं, तो अब वो ट्रैवलिंग बाहर महंगा पड़ेगा, इंडिया को बहुत हैवी अमाउंट इंटरेस्ट पेमेंट के फॉर्म में देना पड़ता है, तो अगेन वो महंगा पड़ेगा, और अब महंगा तो महंगा पड़ेगा, साथ में हमारा और डॉलर का शॉर्टेज हो जाएगा। तो ये इंडिया के लिए एक एक्चुअली कॉज ऑफ कंसर्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत तेजी से इसके ऊपर वर्क भी कर रही है कि ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। मेनली ये हो रहा है बिकॉज ऑफ अमेरिका में वो जो टाइटनिंग मेजर्स लोग ले रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड सेकंड बिकॉज ऑफ दिस क्रूड ऑयल एंड रशिया यूक्रेन वॉर, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि गवर्नमेंट को इस पे क्या मेजर्स लेना चाहिए, इन सिचुएशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या मेजर लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट को जितनी भी इंपोर्ट ड्यूटीज है, इंपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस करना पड़ेगा, जितने भी इंपोर्ट्स के ऊपर चार्जेस ड्यूटीज वो लगाते हैं वो सब, क्योंकि देखिए इंपोर्ट वैसे बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा। अब ऐसे में आपको इंपोर्ट को सस्ता करने का यही एक तरीका है कि इंपोर्ट ड्यूटीज को इमीडिएट मेजर के फॉर्म पर उसको रिड्यूस कर दीजिए, पहला चीज। सेकेंड, एक्सपोर्ट हम उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें पुश करना पड़ेगा एक्सपोर्ट को, क्योंकि एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा उतना डॉलर आपके पास आएगा। तो एक्सपोर्ट को पुश करने के लिए अगेन एक्सपोर्ट के ऊपर अगर आप इंसेंटिव्स दे सकते हैं, या फिर आप एक्सपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटीज़ कुछ भी चार्जेस है उसको और कम कर दीजिए, जितना भी चार्जेस है उसको कम करिए। तो जो एक्सपोर्ट का ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये गवर्नमेंट को कम करना चाहिए, राइट? इंपोर्ट के ऊपर जो भी ड्यूटी लगती है ये गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। दीज आर द इम्पॉर्टेंट मेजर्स। देन इसके अलावा गवर्नमेंट और क्या कर सकती है? सो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स होता है, जो कंपनीज लोग बाहर से बोरोविंग करते हैं, तो इन लोगों के ऊपर कई लिमिटेशंस है, गवर्नमेंट को वो लिमिटेशंस को लिफ्ट कर देना चाहिए, यानी अपलिफ्ट करना चाहिए। तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स को आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि जितना बढ़ जाएगा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स का लिमिट, तो उतना ही ज़्यादा डॉलर यहाँ पर इनफ्लो होने की पॉसिबिलिटी है, राइट? सो ये करिए। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है इमीडिएट मेजर्स में, बिकॉज मनी सप्लाई बढ़ चुका है इकोनॉमी में, तो आप SLR CRR ये सारे चीज़ों को इंक्रीज कर दीजिए, सो दैट बिकॉज ऑफ मनी सप्लाई जो इन्फ्लेशन होने की पॉसिबिलिटी है उसको हम रिड्यूस करके रख सके। तो ये SLR CRR इसको इंक्रीज करिए। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स दैट गवर्नमेंट नीड टू टेक इमीडिएटली in order to control this situation। और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है वो है इंपोर्ट ड्यूटी, ये सबको
को रिड्यूस कर देना। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वेरी सुन आई विल कम अप विथ सम another important topic जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना ज़रूरी होता है। थैंक यू, टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।